वेलकम टू माई चैनल। आई एम सान्या। सो जैसे कि हम चैप्टर 3 हमारा पढ़ रहे थे, तो उसका अब हम नेक्स्ट वीडियो लाए हैं पार्ट 3। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने रिफॉर्म्स ऑफ सोलोन पढ़ा था, सोलोन, तो अब हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे क्लेस्थेनस के। शुरू करते हैं। आफ्टर सोलोन एथेंस वॉज अंडर द ग्रिप ऑफ सम टायरेंट्स। देखो, सोलोन के बाद, ठीक है, सोलोन जब हट गया तो उसके बाद एथेंस ना किसके अंडर में आ गया? टायरेंट्स के अंडर में। टायरेंट्स कौन होते हैं? टायरेंट्स वर दोज हु रूल्ड विदाउट देयर पावर बीइंग कंट्रोल्ड बाय लॉज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ कॉन्स्टिट्यूशन। टायरेंट्स मतलब कि बोले तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपनी चलाते हैं, वो लॉज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या लॉज के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते, वो अपने पावर का ओवर यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं। तो दिस इज टायरेंट्स, ठीक है। तो सोलोन के जाने के बाद क्या हुआ? वो टायरेंट्स के अंडर में पड़ गया। एथेंस किसके अंडर में आ गए? टायरेंट्स के अंडर में, ठीक है। टायरेंट्स वर दोज हु रूल्ड विदाउट देयर पावर बीइंग कंट्रोल्ड बाय लॉज और अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओवर यूज करते अपनी पावर का, गलत इस्तेमाल करते अपनी पावर का, तो दैट आर टायरेंट्स। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रूल बाय टायरेंट्स, कुछ सालों तक, कुछ समय तक टायरेंट्स का रूल चला यहाँ पे, ठीक है। टायरेंट्स का रूल चला मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, उन लोगों का रूल चला। अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वॉज रिस्टोर्ड इन एथेंस। तो लंबे समय तक, या बोले तो कुछ समय तक टायरेंट्स का रूल चल रहा था, उनके हाथों में आ गया एथेंस के लोग। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? फिर से डेमोक्रेसी आई, फिर से फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रिस्टोर कर ली गई एथेंस में। सोलोन के अंडर में जब था तब तो डेमोक्रेसी लाया गया था ना, डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हुआ। लेकिन फिर से सोलोन के जाने के बाद फिर से क्या हुआ? डेमोक्रेसी एक बार चली गई हाथ से, फिर दोबारा वापस आई, रिस्टोर हुई। सो क्लेस्थेनस वाज द मैन हु फर्दर एडवांस एथेंस इन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। क्लेस्थेनस वो इंसान था जिसने फर्दर एडवांस किया एथेंस के लोगों को, या एथेंस को किसके, इसमें पाथ ऑफ डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के रास्ते में। इन 508 BCE ही एडेड द रिफॉर्म्स ऑफ सोलोन एंड क्रिएटेड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रीक्स इन एथेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, 508 BC में उसने क्या करे? सोलोन के रिफॉर्म्स को ऐड किया और क्रिएट किया अपना एक सबसे पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीक्स में, इन एथेंस। सबसे पहले ग्रीक्स का सबसे पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना एथेंस में, ठीक है। तो सोलोन के जितने भी रिफॉर्म्स थे और उसके भी उसने अपने ऐड किए खुद के, और बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेस्थेनस रिस्टोर्ड फुल पावर ऑफ द असेंबली, द काउंसिल एंड द लॉ कोर्ट्स ऑफ सोलोन। क्लेस्थेनस ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया? जो असेंबली थी, काउंसिल था, या लॉ कोर्ट्स थे सोलोन के जो उसने बनाए थे, उन सबको रिस्टोर कर लिया, क्योंकि वो टायरेंट्स के हाथों चला गया था ना, तो उसको वापस लाया वो, ठीक है। बट ही रिफॉर्म देम टू मीट द न्यू कंडीशंस। और इन चीज़ों को वो रिफॉर्म क्यों किया उसने? ताकि वो नए कंडीशंस को मीट कर सके। नया कंडीशन क्या था? नया कंडीशन वो लाया, दैट इज ऑस्ट्रेसिज्म, ठीक है। क्लेस्थेनस ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, ऑस्ट्रेसिज्म क्या होता है? ऑस्ट्रेसिज्म वॉज अ पेनल मेजर इम्पोज अपॉन एन ऑफेंडर। ऑस्ट्रेसिज्म एक पेनल मेजर होता है जो कि एक ऑफेंडर के ऊपर इम्पोज किया जाता है। ऑफेंडर कौन होता है? बोले तो जो गलत काम करते हैं, जो अपराध करते हैं, उन पर ये चीज़ लगता है ऑस्ट्रेसिज्म। अब ये होता क्या है? देखो, एन ऑस्ट्रेसाइज्ड पर्सन वाज टू स्टे आउट ऑफ द कंट्री फॉर 10 years। जो भी अपराधी है, जिसने जुर्म किया है, उसे कंट्री से, अपने कंट्री से 10 साल के लिए बाहर रहना पड़ेगा। ही वॉज अलाउड हाउएवर टू रिटेन हिज प्रॉपर्टी एंड रिटेन्ड एन एथेनियन सिटीजन। तो देखो, अब इस ऑस्ट्रेसिज्म के अंडर में उस आदमी को जो कि अपराधी है, उसको क्या करना पड़ेगा? अपने कंट्री से, यानी एथेंस से 10 साल के लिए उसे बाहर रहना पड़ेगा। वो उसमें एंटर नहीं कर सकता, अपने एरिया में, ठीक है, अपने सिटी में वो एंटर नहीं कर सकता, अपने सिटी स्टेट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके जितना भी सामान है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, घर बार है, ठीक है, वो सब वैसा का वैसा रहेगा, कोई उससे नहीं छीनेगा, गवर्नमेंट नहीं छीनेगी उससे, वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन वो आदमी बाहर रहेगा, उसका जो सिटीजनशिप है वो उसी के पास रहेगा, लेकिन वो 10 साल के लिए बाहर रहेगा। सिटीजनशिप भी तो चाहिए होती है ना, तो वो सिटीजनशिप उसको रहेगी उसके पास, ठीक है। एथेनियन सिटीजन वो रहेगा, लेकिन बस 10 साल के लिए वो बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया है, उस जुर्म के लिए उसे बाहर कर दिया जाएगा देश से। इन सच अ वे द पीपल ऑफ एथेंस होप टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय कीपिंग अवे पीपल हु माइट बिकम टायरेंट्स। अब ये ऑस्ट्रेसिज्म लाया क्यों गया? ये इसलिए लाया गया ताकि इन्होंने क्या सोचा, इस तरीके से जो लोग हैं ना, एथेंस ने ये होप किया, इस तरीके से हम अपने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या रख सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि ऐसे जो टायरेंट्स वाले लोग हैं ना, इन लोगों के हाथों से बचा के रखने के लिए इस तरीके का काम किया गया। ताकि अगर किसी ने भी जुर्म किया हो तो फिर उसको, या फिर किसी ने जुर्म किया हो, कोई अपराध करना चाह रहा है, कोई देश के
मतलब सिटी स्टेट के खिलाफ कुछ करना चाह रहा है तो उसको 10 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा सीधा, ताकि ऐसा ना हो कि वो क्या कर बैठे दोबारा से रूल करने लग जाए, ठीक है, और अब डेमोक्रेसी हट जाए। इस तरीके से इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने इस तरीके का सिस्टम लाया। किसने? क्लेस्थेनेस ने। क्लेस्थेनेस ने कौन सा सिस्टम लाया? ऑस्ट्रेसिज्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेसिज्म ये जो सिस्टम है कौन लाए? क्लेस्थेनेस लाए, ठीक है। और इस ऑस्ट्रेसिज्म में क्या होता है? 10 साल के लिए ऑस्ट्राइज्ड पर्सन को, जो अपराधी है, उसको बाहर कर दिया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी और उसका जो सिटीजनशिप है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उस आदमी को 10 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम रिफॉर्म्स ऑफ एरिस्टाइड्स समझते हैं। ये जो एरिस्टाइड्स थे ना, इनका रिफॉर्म क्या था? रिफॉर्म्स मतलब तो आपको पता ही होगा, बदलाव लाना, है ना। तो एरिस्टाइड्स क्या क्या बदलाव लाए उसको समझते हैं। आफ्टर द पर्शियन वॉर दैट लास्टेड फ्रॉम 490 टू 479 BCE, इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए मार्क कर लेना। पर्शियन वॉर कब से कब तक रहा, मतलब कब से कब तक चला? तो 490 से 479 BCE तक चला। रिफॉर्म्स वर टेक अप बाय एरिस्टाइड्स। So he had a conservative view about reforms, but after the war ended, he gave up his old views and adopted the democratic principles. He even went to the extent of accommodating the views of his rivals, which is recognized as the essence of democracy. इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे तो, बट समझो क्या बोला गया है। तो देखो, पर्शियन वॉर हुआ, ठीक है। पर्शियन वॉर कब से कब तक हुआ, ये डेट ली हुई है। तो जब पर्शियन वॉर हो गया, उसके बाद क्या किया गया? एरिस्टाइड्स ने कुछ रिफॉर्म्स लाया। सबसे पहले तो एरिस्टाइड एक कंजर्वेटिव व्यू का आदमी था, ठीक है। उसे रिफॉर्म्स वगैरह में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। कंजर्वेटिव था ना, लिबरल तो था नहीं, इतना कंजर्वेटिव माइंड का था, उसे कोई रिफॉर्म्स वगैरह पसंद था नहीं। लेकिन जब ये पर्शियन वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसे लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो जो उसके जो पुराने सोच विचार थे उसको उसने छोड़ा और उसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को क्या किया? अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ उसके जो राइवल्स थे, यानी जिससे वो झगड़ा या कुछ उसने युद्ध वगैरह किया होगा ना, तो उनके कुछ व्यूज़ को भी उसने एकोमोडेट कर लिया, ठीक है। क्या करने के लिए? अपने डेमोक्रेसी को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, डेमोक्रेसी का जो एसेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने एकोमोडेट कर लिया, समझौता कर लिया, ठीक है। तो ये थे रिफॉर्म्स ऑफ एरिस्टाइड्स। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो कुछ उसने क्या किया? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपना लिया बोले तो, ठीक है। अब हम समझते हैं रिफॉर्म्स ऑफ पेरिकल्स। पेरिकल्स क्या रिफॉर्म लाया? It was under Pericles that the democratic principle of the people's sovereignty was further developed. With a view to strengthening democracy, Pericles aimed at uprooting the power of the aristocracy. Also, he wanted to introduce a system in which the common people could get justice. With these aims in view, Pericle introduced certain reforms that may be identified. देखो, जो पेरिकल था उसने क्या किया? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो थे उसको और फर्दर डेवलप किया, ताकि जो लोगों की सुप्रीम पावर है वो उन तक बनी रहे, ठीक है। उसने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, ठीक है। उसने जो एरिस्टोक्रेसी का पावर था उसको अपरूट, मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहा, ठीक है। उसने ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिससे वो क्या कर सके? एरिस्टोक्रेसी का जो पावर है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे और डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। उसने जो है एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे कॉमन पीपल को, जो आम जनता है, उन्हें आसानी से जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से उसने कुछ उसके एम्स थे, ये सारे एम्स थे जिसके थ्रू उसने कुछ रिफॉर्म्स वो लाया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक बर्डन ऑन द रीच। इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास टॉपिक ये है नहीं, पढ़ते हैं फिर भी। A feature of the Athenian democracy under Pericles was that a portion of state expenditure was laid on the rich people and did not fall upon the poor. There was no regular tax levied upon, but the rich were to supply ship to enrich the naval fleet of Athens. For example, आपको दिया हुआ है। एथेनियन डेमोक्रेसी का एक फीचर ये था कि पेरिकल्स ने क्या किया? उसने बताया पेरिकल्स के अंडर में एक फीचर एथेनियन डेमोक्रेसी का ये था कि जो पोर्शन ऑफ स्टेट था ना, मतलब जो स्टेट था उसका जो एक्सपेंडिचर है, अब अगर जो स्टेट है, जो एरिया है, ठीक है, अब उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? तो जो पैसा है, आप अभी का भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? फीचर्स क्या देखते हैं डेमोक्रेसी के? कि स्टेट का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? लोगों से आएगा ना। जो हम लोग हैं, अगर इंडिया को हम देखते हैं, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया में जो भी चीज़ें बन रही है, ठीक है, रोड बन रहा है, ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है, सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो रोड्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब क्या, सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार थोड़ी दे रही है अपने बैंक बैलेंस से, वो तो लोग हैं, हम कॉमन पीपल है जिनसे लिया जा रहा है पैसा, है ना।
हम टैक्स भरते हैं, उन्हीं टैक्स के थ्रू जो है क्या किया जाता है, सब कुछ चीज़ें चलाई जाती है। तो वो जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से आता है? सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि एथेनियन डेमोक्रेसी का एक फीचर था पेरिकल्स के अंडर में कि स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता था? रिच पीपल के ऊपर, ठीक है। जो अमीर लोग थे वो लोग देते थे, नॉट फॉल अपॉन द पुअर। अब गरीब लोग भी तो थे, तो उन पर ये जो बर्डन था ना एक्सपेंडिचर का वो नहीं था, सिर्फ अमीर लोगों को देना पड़ता था ये पैसा, ठीक है। देयर वर नो रेगुलर टैक्स लिविड अपॉन। जो अमीर लोग थे उनको पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जो पुअर लोग थे उन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब थे, है ना। तो वो उनके पास अपने लिए नहीं था, वो कैसे स्टेट के लिए देंगे, तो इसलिए उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है ना। बट और साथ ही साथ आप देखेंगे जो रिच थे उन लोगों, जो अमीर लोग थे, उनको शिप सप्लाई करना पड़ता था ताकि जो नेवल फ्लीट है एथेंस का वो चलता रहे, ठीक है। तो अपना जो शिप कौन देते थे? जो अमीर लोग थे उनको शिप्स वगैरह देने पड़ते थे ताकि खरीद के दे, कैसे भी दे, आई डोंट नो, लेकिन हाँ वो लोग जो है क्या करते थे, शिप सप्लाई करते थे, ठीक है, जहाज सप्लाई करते थे ताकि नेवल फ्लीट की आसानी हो एथेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पब्लिक बर्डन ऑन द रिच। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी पब्लिक का बर्डन था या स्टेट का जो बर्डन था वो सब अमीर लोगों पे पड़ता था, उन लोगों को पैसा देना पड़ता था, शिप देनी पड़ती थी, ठीक है, चलाने के लिए। गरीब लोगों पे कोई बर्डन नहीं पड़ता था उस समय, ठीक है। एथेनियन डेमोक्रेसी में किसके अंडर में? पेरिकल्स के अंडर में। ये जो पेरिकल है इसके अंडर में, तो दैट वाई ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो वीकनेस ऑफ द एथेनियन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी, अब कुछ भी चीज़ है अभी चल रही है तो कहीं ना कहीं वीक भी होगी। तो वीकनेस क्या थे इसके? ये तो हमने इसके क्या देखे अभी तक जो हम देख रहे थे, ये तो हम देख रहे थे कि कैसे इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है एथेनियन सोसाइटी। लेकिन अब हम इसके कुछ वीकनेस देखेंगे, समझते हैं। देखो, नो डाउट एथेनियन डेमोक्रेसी वॉज ट्रूली यूनिक इन द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूनिक था एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेनियन सिटीजन्स रिकॉग्नाइज्ड फुल्ली दैट विद प्रिविलेजेस ऑल्सो गो ड्यूटीज एंड सर्विसेज टू द स्टेट। हाउएवर वन शुड नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट देयर वॉज सर्टेन लिमिटेशन टू द एथेनियन डेमोक्रेसी। अब ये सारी अच्छाइयाँ तो थी एंशिएंट वर्ल्ड में। एक ट्रूली यूनिक अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो एथेनियन डेमोक्रेसी थी। एथेनियन सिटीजन्स को रिकॉग्नाइज किया जाता तो फुल्ली, उनको वो सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे और उनको ड्यूटीज़ और सर्विसेज भी परफॉर्म करनी पड़ती थी अपने स्टेट के लिए, और उसके साथ साथ उन्हें प्रिविलेजेस भी दिए जाते थे, ठीक है। जैसे कि उन्हें वोटिंग राइट था, ठीक है, अपना जो है काउंसिल में लेजिस्लेशन बनाने के लिए था, तो ये सब उन्हें था, है ना, सारी सुविधाएं उन्हें थी। लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी थी इसकी, वो देखते हैं कि एथेनियन डेमोक्रेसी की क्या लिमिटेशंस थी, रुकावटें क्या क्या थी। सो देखो, इन एथेंस द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वाज नॉट सिटीजन्स एज एंड सच वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द सिटीजन्स एक्सक्लूसिवली। तो ये जो प्रिविलेजेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलती थी वहाँ पे। और मेजॉरिटी में अगर हम एथेंस की बात करें तो एथेंस में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो सिटीजन्स नहीं थे, वहाँ के लोग नहीं थे, ठीक है। कुछ स्लेव्स थे, ज़्यादातर स्लेव्स हुआ करते थे या फिर कहीं और से आए हुए लोग होते थे, तो सिटीजन्स नहीं थे, है ना। मेजॉरिटी में जो लोग थे वो सिटीजन नहीं थे, वहाँ के लोग निवासी वहाँ के लोग नहीं थे। इस वजह से वो प्रिविलेजेस उन्हें नहीं मिलते थे जो कि एक आम जनता को, सिटीजन्स को मिलते हैं, तो वो उन्हें प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। दूसरी चीज़, सिटीजन्स ऑफ फुल प्रिविलेजेस डिड नॉट ऑल्सो इंक्लूड वुमेन। अब वो सिटीजन्स जिनको वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारी सुविधाएं मिल रही है, अब उन सुविधाओं में वुमेन्स नहीं आती, यानी वुमेन्स को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही थी। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, वुमेन्स हो गए, स्लेव्स हो गए, इन्हें कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे, ना ही वोटिंग मिल रहा था, ना असेंबली में पार्टिसिपेशन था इनका, काउंसिल में पार्टिसिपेशन इनमें नहीं था, तो वुमेन्स इनमें नहीं आती थी। तीसरा, पेरिकल्स डिस्पाइट हिज स्कॉलरशिप, स्टेटमैनशिप एंड कल्चरल अटेनमेंट्स फेल्ड टू रियलाइज दैट डेमोक्रेसी एंड स्लेवरी वर अपोज्ड टू ईच अदर। पेरिकल ड्यूरिंग द tenure of office could not or did not do away with the slavery from Athens. Pericles, उसके पास स्कॉलरशिप थी, स्टेटमैनशिप थी, कल्चरल अटेनमेंट से डेमोक्रेसी इतना अच्छे से वो चला रहा था, लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाया कि डेमोक्रेसी और स्लेवरी कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, ये एक दूसरे के अपोज में, एक दूसरे के अलग है। डेमोक्रेसी अलग है, स्लेवरी अलग है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि स्लेवरी में कोई राइट ही नहीं होता, ठीक है, कोई मतलब उसको कोई फ्रीडम ही नहीं होती ना। जो स्लेव वाले लोग, स्लेव्स जो होते हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलती। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फ्रीडम, है ना। डेमोक्रेसी में फ्रीडम आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन स्लेवरी में वो फ्रीडम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो स्लेवरी और डेमोक्रेसी एक साथ कैसे आ सकता है? तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, ठीक वैसे ही जो मैग्नेट होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक वैसे ही डेमोक्रेसी स्लेवरी को रिपेल करेगी, क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल ही अलग है, अपोजिट है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग है। सो पेरिकल्स ये चीज़ समझ ही नहीं पाए और स्लेवरी वो एथेंस से नहीं हटा पाए। एथेंस में स्लेवरी थी ना, तो उसको वो बिल्कुल ही रिमूव नहीं कर पाए,
और वो सोचते थे कि डेमोक्रेसी और स्लेवरी एक दूसरे के साथ हो सकती है, जबकि ये नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज द बोले तो वीकनेस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, कि यहाँ पे स्लेवरी थी। इसके अलावा जो फुल प्रिविलेजेस, जो सुविधाएं मिल रही है सिटीजन्स को, उसमें वुमेन का रोल कोई नहीं था, वुमेन्स को नहीं मिल रही वो सुविधाएं, और मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वहाँ के वो सिटीजन थे ही नहीं। वो सारी प्रिविलेजेस किसको मिलेगी? सिटीजन्स को मिलेगी, लेकिन वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स तो थे ही नहीं, तो उनको वो प्रिविलेज मिलेगा नहीं। समझे? तो ये था इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पार्टन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने एथेनियन गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया। तो जैसे हमने एथेंस और स्पार्टा बोला था ना, इंपॉर्टेंट है सिटी स्टेट्स ग्रीस में, तो एथेनियन गवर्नमेंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्पार्टन गवर्नमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।